हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का ये हमारा 8th लेक्चर है और हम यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के 7 लेक्चर्स में हमने कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सारे कवर कर लिए हैं। आज हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हमारे ये 7 टॉपिक या 7 अधिनियम और रह जाएंगे। उसके अलावा हम 2 या 3 लेक्चर्स में आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कवर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कवर करेंगे। मैंने पहले भी लेक्चर में ये बताया था। उसके बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंडिया की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को हम कवर करेंगे। इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स का क्या वर्क है, ये सारा कवर करेंगे। और इसके अलावा जो न्यू लेबर कोड बिल आया है उसको भी हम विस्तार से, इन सारे अधिनियमों को कवर करने के बाद विस्तार से ये 3 लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा अकाउंट्स और सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं में इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान तथा कल्याणकारी राज्य की घोषणा को कार्य रूप देने की दिशा में एक प्रभावकारी कदम है। मार्च 1940 में प्रोफेसर सीपी अडारकर को औद्योगिक कर्मकारों के स्वास्थ्य बीमा पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने सन 1944 में अपनी रिपोर्ट पेश की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वैसे तो ये सारे ही अधिनियम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें 4 या 5 या मैक्सिमम 6 अधिनियम ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कारखाना अधिनियम, जिन अधिनियम से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, और इसी तरह ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, ये सारे बाल एवं किशोर श्रम बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम, ये 5-6 हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। इसको हमें और ब्रॉडली कवर करना है। मॉरिक स्टॉक और रघुनाथ राव जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य थे, ने उसमें और भी सुधार किए। यानी कि इनकी जो रिपोर्ट दी गई थी अडारकर, सीपी अडारकर द्वारा, इसमें इन दोनों ने, मॉरिक स्टॉक और रघुनाथ राव ने, और भी ज्यादा सुधार किए। श्रमिकों की स्थिति में पर्याप्त सुधार लाने के लिए समुचित उपायों की संस्तुति देने के प्रयोजनों से भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उन आमंत्रित सदस्यों की बातों को समाविष्ट किया गया। यानी कि इन दोनों के द्वारा दिए गए सिफारिशों और सुझावों को भी इनमें समाविष्ट, यानी कि इसमें इंक्लूड किया गया। और 6 नवंबर 1946 में रखा गया विधेयक 1948 में अधिनियम के रूप में पारित हुआ। यानी कि इसको लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में 1946 में रखा गया था और ये 1948 में एक्ट बनकर पारित हुआ। अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं। प्रसव अवस्था, इससे अभिप्राय वो प्रसव वेदना है जो जीवित बच्चे के जन्म के परिणामित होती है। गर्भ धारण के 26 सप्ताह पश्चात ऐसी प्रसव वेदना जिसके परिणाम स्वरूप जीवित या मृतक बालक पैदा हो। यह प्रसव अवस्था दोनों प्रकार के बच्चों के जनन के लिए होती है, मृतक या जीवित। अगर जीवित बच्चा है तो भी और बच्चा मृतक है तो भी, दोनों ही कंडीशन में उसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। कभी कभी जीवित बच्चों का जन्म सुगमता से होता है, किंतु मृतक उत्पन्न होने वाले बच्चों के समय मां का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। फिर है अंशदान। इससे तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी कर्मचारी के संबंध में मुख्य नियोजक द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में निगम को किसी कर्मचारी की बाबत देय होती है। यानी कि किसी कर्मचारी के, हर कर्मचारी की सैलरी के अनुसार ही एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट के तहत धनराशि जमा की जाती है नियोजक द्वारा। उसकी कर्मचारी की सैलरी के अनुसार नियोजक द्वारा धनराशि जमा की जाती है। फिर आगे है निगम। इससे अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है। आश्रित डिपेंडेंट, इससे अभिप्राय बीमाकृत मृतक के निम्न में से किसी एक संबंधित व्यक्ति से है। इसमें प्रथम श्रेणी के आश्रित कौन से हैं? विधवा, यानी कि उस मृतक की विधवा, दत्तक
या अवयस्क पुत्र पुत्र या पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। फिर है द्वितीय श्रेणी के आश्रित, बीमा युक्त मृतक व्यक्ति की कमाई पर मृत्यु के समय पूर्ण रूपेण आश्रित दत्तक पुत्र या पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और निर्योग्य है। यानी कि पहली कंडीशन में ये उसको दिया जाएगा, ये बीमे की राशि उसको प्रदान की जाएगी जो कि बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा उसके डिसेंडेंट्स में या उसके डिपेंडेंट्स में, आश्रितों में उसकी विधवा हो या दत्तक हो उसका पुत्र, या अवयस्क पुत्र हो, गोद लिया पुत्र हो, या उसका नाबालिग कौन सा, जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। पहली कंडीशंस में इन लोगों को बीमा की राशि दी जाएगी। अगर इनमें से कोई ऐसा कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन में इन लोगों को दत्तक पुत्र या पुत्री जिसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और निर्योग्य है, अनकेपेबल है, उसको ये बीमे की राशि प्रदान की जाएगी। अब तृतीय श्रेणी के आश्रित कौन से होते हैं? मृतक की मृत्यु के समय पूर्णता या अंशता उसकी कमाई पर निर्भर रहने वाले, जैसे विधवा मां या उनके अतिरिक्त उसके जनक यानी कि उसके सिबलिंग्स, मृतक के सिबलिंग्स, भाई बहन। फिर अवयस्क पुत्र, अवयस्क भ्राता यानी कि भाई, जैसे कि मैंने बताया सिबलिंग्स, या अविवाहित बहन, ये भी सिबलिंग्स में ही आ गए यदि वो अवयस्क है, अगर वो नाबालिग है। फिर है लास्ट विधवा पुत्रवधू, जो विधवा पुत्रवधू है उनकी। फिर है कर्मचारी राज्य बीमा निगम गठन, उसके अधिकार तथा कर्तव्य, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। निगम का गठन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निम्न प्रकार की जाएगी। पहला, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा इसमें। दूसरा, एक उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तीसरा, अधिकतम 5 ऐसे व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी, यानी कि इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। चौथा, संबंधित सरकारों द्वारा नामांकित एक व्यक्ति, यानी कि अगर वो इंडस्ट्री या प्रतिष्ठान जिस राज्य में है, अगर एक राज्य में है तो उस राज्य सरकार द्वारा एक व्यक्ति नॉमिनेट किया जाएगा। अगर एक से अधिक राज्यों में उसकी शाखाएं हैं तो संबंधित सरकारें, सभी राज्य सरकारें उसमें अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगी। जहां ये अधिनियम लागू होता है अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे जहां ये अधिनियम लागू होता है। पांचवा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा। अगर कोई प्रतिष्ठान ऐसे स्थान पर है जो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वहां पर केंद्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। फिर है छठा, नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, यानी कि जो ऑनर हैं, इंडस्ट्री ऑनर, उनको रिप्रेजेंट करने वाले 10 व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय सरकार उनके ऐसे संगठन के परामर्श से नियुक्त करेगी जैसा कि ये प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान करें। यानी कि उनको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चुनेगी, लेकिन उन लोगों में से चुनेगी जो संगठन से परामर्श करने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा 10 लोगों को चुना जाएगा नियोजक की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। फिर है सातवां, कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति, यानी कि एम्प्लॉय जो होंगे, कर्मकार जो होंगे, उनके भी प्रतिनिधित्व करने वाले, रिप्रेजेंटेशन करने वाले 10 व्यक्ति होंगे उनकी तरफ से, जिन्हें केंद्र सरकार उनके ऐसे संगठन के परामर्श से नियुक्त करेगी। इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इनके संगठन के परामर्श के बाद, जिनको कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान है। फिर है केंद्रीय सरकार द्वारा नामित चिकित्सा व्यवसायी का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति, मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिप्रेजेंटेशन करने वाले 2 व्यक्ति जिन्हें सरकार उनके संगठनों के परामर्श से नियुक्त करेगी। फिर है संसद के 3 सदस्य जिनमें 2 लोकसभा से तथा 1 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि राज्यसभा से जो 1 सदस्य होंगे उसे राज्यसभा नॉमिनेट करेगी और जो 2 लोकसभा से होंगे उन्हें लोकसभा द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। फिर है निगम का महानिदेशक, लेकिन वो उसका केवल पदेन सदस्य होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। फिर है निगम के कर्तव्य। निगम का प्रमुख कर्तव्य बीमा फंड को प्रशासित करना है, उसके प्रशासन का दायित्व उसी के ऊपर है। धारा 26 में इस अधिनियम के अधीन दे सभी योगदान और निगम के लिए प्राप्त सभी धनराशि फंड में जमा होगी। यहां पर दे है, दे सभी योगदान और निगम के लिए प्राप्त सभी धनराशि एक फंड में जमा होगी जिसे कर्मचारी राज्य बीमा फंड कहा जाएगा। निगम इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उसके निमित्त बनाए गए अन्य निगमों या विनियमों के अधीन सभी उस फंड में आने वाली राशि रिजर्व बैंक में जमा करेगा। अब निगम का यह कर्तव्य है कि वो अपनी किताब में, यानी कि अपना जो उनका जो
अकाउंट मेंटेन करेंगे उसमें सभी राशियों तथा खर्चों का हिसाब किताब रखना होगा जो प्राप्त होते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। फिर धारा 33 के अनुसार निगम अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखेगा, अकाउंट्स का लेखा जोखा, क्योंकि ऑडिट भी किए जाते हैं इनके। फिर है निगम के अधिकार, पावर्स ऑफ कॉरपोरेशन। बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी उपायों को प्रोत्साहन देने की शक्ति निगम को प्राप्त है। इसके साथ साथ निगम असमर्थ तथा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास एवं पुनर्नियुक्ति के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकता है। पहला, निगम अपनी बैठकें बुला सकता है। दूसरा, फंड के प्रशासन का अधिकार निगम को ही प्राप्त है, यानी कि जो फंड इकट्ठा होगा उसको एडमिनिस्टर निगम द्वारा, कॉरपोरेशन द्वारा ही किया जाएगा। निगम अनुदान, दान, उपहार यानी कि ग्रांट, डोनेशन और गिफ्ट केंद्रीय तथा राज्य सरकारों से तथा इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से, लोकल बॉडीज से, या किसी व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल से, या निगमित या अनिगमित निकायों से भी कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। यानी कि हर तरह से कॉरपोरेशन को ग्रांट लेने का या डोनेशन लेने का अधिकार प्राप्त है। स्थायी समिति द्वारा फंड के ऑपरेशन तथा नियुक्ति के लिए अनुमोदन देने का अधिकार निगम को प्राप्त है। फिर है संपत्ति रखने का एक महत्वपूर्ण अधिकार निगम को प्राप्त है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निगम चल और अचल संपत्ति अर्जित एवं धारण तथा अपने में निहित किसी भी चल या अचल संपत्ति का विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर भी कर सकता है और उसको सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। फिर निगम केंद्रीय सरकार की अनुमति से उधार ले सकता है और उसके भुगतान के लिए उचित उपायों को अपना सकता है। फिर है निगम अपने स्टाफ या उसके किसी वर्ग के लिए फंड की व्यवस्था करने में सक्षम है। सभी किए गए अंशदान निगम में ही निहित होंगे। अंशदानों की अदायगी की दर निश्चित करने का अधिकार भी निगम को प्राप्त है। फिर है धारा 45 के अंतर्गत निगम को निरीक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। जिनकी संख्या उतनी होगी जितना कि निगम उचित समझे। आगे स्थायी समिति, चिकित्सा प्रसुविधा परिषद, उनके गठन, अधिकार एवं कर्तव्य। स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, देयर कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। स्थायी समिति, निगम के इस महत्वपूर्ण अंग का गठन निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। धारा 8 के अनुसार इसमें निम्न सदस्य होंगे। ये आप अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, जिसे अध्यक्ष होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, निगम के 3 सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यानी कि कॉरपोरेशन के ही 3 और सदस्य होंगे अध्यक्ष के अलावा, जिनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तीसरा, निगम के 3 राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे और 3 राज्यों के ऐसे सदस्य होंगे जैसा कि केंद्र सरकार इस प्रयोजन के लिए समय समय पर निर्दिष्ट करे। फिर है निगम द्वारा चुने गए सदस्य निम्न प्रकार होंगे। निगम के सदस्यों में से 3 सदस्य जो नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि निगम के सदस्यों में से 3 सदस्य ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयर को, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑनर को, इंडस्ट्री के ऑनर को। ये 3 सदस्य निगम द्वारा चुने जाएंगे। निगम के 3 सदस्यों में से 3 सदस्य जो कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों। अब 3 सदस्य ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयज का, जो वहां के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। निगम के सदस्यों में से 1 सदस्य जो चिकित्सकों के पेशे का प्रतिनिधित्व करता हो, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, उनको रिप्रेजेंट करेगा। 1 सदस्य ऐसा चुना जाएगा। निगम के सदस्यों में से 1 सदस्य जो संसद द्वारा चुना गया हो, 1 सदस्य संसद द्वारा चुना जाएगा। और निगम का पदेन महानिदेशक, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर जनरल। अब है चिकित्सा प्रसुविधा परिषद। धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार इसका गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, यानी कि इसका गठन, चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ना कि निगम द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कि निगम के जो महानिदेशक होंगे वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पदेन अध्यक्ष होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, जो पदेन सह अध्यक्ष होंगे, जो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक होंगे वो सह अध्यक्ष होंगे, यानी कि डिप्टी चेयरमैन होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन। तीसरे, निगम का चिकित्सा आयुक्त, मेडिकल कमिश्नर। फिर है संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 सदस्य जिस राज्य में यह अधिनियम लागू होता है और जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
फिर है नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयर को, ऑनर को यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य ऐसे होंगे जो एम्प्लॉय कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार उनके संगठनों से परामर्श करके करेगी, यानी कि इनके जो ट्रेड यूनियंस होंगी उन्हीं के परामर्श के अनुसार ही इन 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। 3 चिकित्सा व्यवसायी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य। आगे है निगम स्थायी समिति और परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, पदत्याग, निर्योग्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बैठक आदि। इसमें पुनः निर्वाचित होने या नियुक्त होने के लिए पात्रता। धारा 6 के अनुसार निगम स्थायी समिति तथा चिकित्सा परिषद के निवर्तमान सदस्य पुनर्नियुक्ति या पुनः निर्वाचित होने के पात्र होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्हें पूर्व पद पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार पुनः नियुक्त कर सकती है, यानी कि एक कार्यकाल के बाद वो दूसरे कार्यकाल के लिए एलिजिबल होंगे। निगम के गठन के लिए नियुक्त नियोजकों, कर्मकारों, चिकित्सा व्यवसायियों, प्रतिनिधियों तथा तीनों संसद सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, यानी कि सबका कार्यकाल 4 वर्ष का ही होगा। शेष सदस्यों का कार्यकाल संबंधित सरकार के अनुसार होगा। स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। निगम के गठन के लिए कार्यकाल जो होगा वो 4 वर्ष का होगा और स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है सामान्यतः। फिर है त्यागपत्र। निगम स्थायी समिति तथा चिकित्सा लाभ परिषद, यहाँ चिकित्सा प्रसुविधा परिषद से ही चिकित्सा लाभ परिषद का तात्पर्य है, का कोई भी सदस्य केंद्रीय सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सदस्यता की समाप्ति। धारा 12 के अनुसार 3 प्रकार से सदस्यता भंग हो सकती है। पहला है निगम स्थायी समिति या चिकित्सा परिषद का सदस्य लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहता है, लेकिन निगम स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उस सदस्य की सदस्यता पुनः कायम कर सकता है, यानी कि अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, लेकिन जो निगम है और उसकी स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ये केंद्र सरकार से इसको दोबारा नियमों के अधीन उसकी सदस्यता को दोबारा कायम करा सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा सदस्य घोषित किया जा सकता है। फिर है केंद्र सरकार की राय में कोई व्यक्ति जो नियोजकों, कर्मकारों या चिकित्सा व्यवसायी जैसी भी स्थिति हो प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब है अनर्हताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। धारा 13 के अनुसार निम्न 4 कारणों से निगम स्थायी समिति तथा चिकित्सा परिषद का सदस्य अपने पद के योग्य नहीं रहता या नहीं होता। पहला, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, कोई अमुक्त दिवालिया घोषित, यानी कि जो पहले से ही दिवालिया था ऐसा व्यक्ति। तीसरा, यदि निगम के साथ की गई संविदा में या निगम के लिए किए गए किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कंपनी के संचालक के रूप में कोई भी हित प्राप्त कर लेता है। चौथा, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किसी नैतिक अपराध के लिए दंडित किया गया कोई व्यक्ति, इस तरह से इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी कि ये इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की लिमिटेशंस हैं। बैठकें। निगम स्थायी समिति तथा चिकित्सा परिषद की बैठकें ऐसे स्थान पर होंगी जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे। निगम की कम से कम 2 बार और स्थायी समिति तथा चिकित्सा परिषद की साल भर में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, यानी कि कॉर्पोरेशन जो है उसकी कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए 1 साल में, और परमानेंट कमेटी और चिकित्सा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इसकी कम से कम, इन दोनों की ही कम से कम 3 बैठकें साल में होनी चाहिए, यानी कि हर 4 महीने में 1 बार, इसकी हर 6 महीने में 1 बार। इसके अतिरिक्त कुल सदस्यों की आधी संख्या के बराबर सदस्यों की लिखित प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अध्यक्ष बैठक बुला सकता है, यानी कि ये कंडीशंस तो कंपलसरी ही हैं। निगम की साल में कम से कम 2 बैठकें और परमानेंट कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की साल में 3 बैठकें, ये तो कंपलसरी ही हैं। इसके अलावा भी इनके सदस्य प्रार्थना पत्र लिखकर, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उस कंडीशन में प्रार्थना पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर किसी भी बैठक का आह्वान कर सकते हैं, उसे कॉल किया जा सकता है, लेकिन बैठक बुलाए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।
प्रत्येक सदस्य का नाम और अन्य आवश्यक विवरण सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। अब है प्रधान पदाधिकारी तथा कर्मचारी। निम्नलिखित प्राधिकारी निगम की कार्यकारिणी के उच्चाधिकारी होंगे। पहला, कर्मचारी राज्य बीमा का महानिदेशक। दूसरा, एक बीमा आयुक्त। तीसरा है मेडिकल कमिश्नर। चौथा, मुख्य लेखा अधिकारी। पांचवा, जीवनांकिक बीमा। अब जीवनांकिक बीमा किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करता है और बीमा जोखिम और प्रीमियम की गणना करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करता है। यानी कि कितना उसमें रिस्क है, किसी भी इंश्योरेंस में कितना रिस्क है और उसका प्रीमियम कितना होगा, इसकी गणना जो करता है वो उस कर्मचारी को जीवनांकिक बीमा कहा जाता है। महानिदेशक निगम का प्रधान कार्यपालकीय अधिकारी होगा। प्रधान पदाधिकारी निगम के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और वे केंद्र सरकार तथा निगम की अनुमति के बिना अपने पद से असंबद्ध कार्य नहीं करेंगे। मुख्य पदाधिकारी अपने पद पर उतने समय तक बना रहेगा जो उनकी नियुक्ति संबंधी नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। यह कार्य अवधि 5 साल से अधिक नहीं होगी। यानी कि मुख्य पदाधिकारी जो होगा उसकी जो कार्य अवधि 5 साल से अधिक नहीं होगी। उसे ऐसा वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हो। अगला, धारा 19 के अनुसार निम्न कार्य महानिदेशक द्वारा संपादित किए जाते हैं। पहला, निगम का प्रधान कार्यपालकीय पदाधिकारी के रूप में कार्य करना। यह भी महानिदेशक का कार्य है। यह धारा 19 के अनुसार है सारे कार्य। दूसरा, अन्य मुख्य पदाधिकारियों के कार्यों में संयोजक तत्व के रूप में कार्य करना, सर्वेक्षण करना तथा उनके कार्यों का नियंत्रण करना। तीसरा, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार अध्यक्ष की आज्ञा से निम्न का अस्थायी समिति के निर्णय को कार्यान्वित करना। अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों के अनुरूप निगम के लिए संविदाओं में प्रवेश करना। फिर है अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी रिटर्न्स और अभिलेखों को केंद्रीय सरकार के पास प्रेषित करना। यानी कि जितने भी रिटर्न्स हैं और अकाउंट्स का जो लेखा जोखा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्पैच करना। फिर है बीमा आयुक्त के अधिकार एवं कर्तव्य। धारा 17 के अनुसार यह बीमा आयुक्त इंश्योरेंस कमिश्नर के राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन बीमा आयुक्त के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे। यानी कि यहाँ बीमा आयुक्त भी महानिदेशक के अधीन रहेंगे और उनके नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। अब इनके कार्य क्या है? बीमा आयुक्त के महानिदेशक के नियंत्रण अधीन अधिनियम के प्रशासन के प्रयोजनार्थ बीमा और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रबंधन करना। दूसरा, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा उनका प्रबंधन करना। तीसरा, स्थानीय समिति तथा क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। शिकायतों की जांच भी बीमा आयुक्त द्वारा की जाती है। अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना या अधिकारों का प्रयोग करना जैसा समय समय पर उसे सौंपा जाए। फिर है बीमा निधि, उनके प्रयोजन और संपरीक्षा यानी कि ऑडिट भी बीमा की निधि का किया जाता है। संपूर्ण बीमा निधि निगम के अधीक्षण में रिजर्व बैंक या अन्य प्राधिकृत बैंक में जमा होगी। यानी कि इसकी जो बीमा इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो फंड इकट्ठा किया जाता है ESIC द्वारा, उस फंड को रिजर्व बैंक में रखा जाता है, RBI में रखा जाता है, या फिर ऐसे बैंक जो कि सरकार द्वारा डिसाइड होगा, प्री डिसाइडेड। सभी कर्मचारियों का फंड अलग खाते और नाम पर अवश्य रहेगा। धारा 28 के अनुसार निम्न मदों पर फंड से खर्च किया जा सकता है। यानी कि जो निधि बनाई गई है उससे इन निम्न मदों पर खर्च किया जा सकता है। पहला, लाभों का भुगतान और चिकित्सा, दवा तथा चिकित्सा लाभ बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाने की व्यवस्था, निगम स्थायी समिति तथा चिकित्सा लाभ परिषद के सदस्यों के शुल्क तथा भत्ते की अदायगी, निगम के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छुट्टी और कार्य ग्रहण अवधि के भत्ते, यात्रा के भत्ते इत्यादि। ये भी सारे निगम के जो फंड है, निधि है, उससे खर्च किए जा सकते हैं। निगम के खातों की जांच तथा उसके उत्तरदायित्व के मूल्यांकन के परिव्यय और खर्चे, यानी कि निगम के जो अकाउंट्स हैं उनके खातों की जांच, जो उसका असेसमेंट किया जाता है, उस पर जो खर्च आता है उसको भी निगम के निधि से खर्च किया जा सकता है। फिर है ऑडिट। धारा 33 के अनुसार निगम से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने आय एवं व्यय का पूरा लेखा जोखा रखने की व्यवस्था ऐसे प्रारूप एवं ढंग से करेगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है, यानी कि निर्देशित किया गया है, उसी ढंग से इसको अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना होगा।
धारा 34 ऑडिट के नियमों का उल्लेख करती है। उसके अनुसार धारा 34 के अनुसार निगम के खातों की समपरीक्षा भारत के महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सीएजी द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी। सभी उचित समय में ऑडिटर निगम के खातों का निरीक्षण और इसके अलावा अन्य अभिलेखों की भी जांच और इसके निमित्त भूव्याख्या, स्पष्टीकरण और सूचना की भी अपेक्षा या निगम के किसी भी मुख्य पदाधिकारी या अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं। यानी कि सीएजी इनसे पूछताछ, महानिदेशक या किसी भी अन्य पदाधिकारी से पूछताछ कर सकते हैं। इसलिए आपको पॉलिटी में सीएजी के चैप्टर को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंशदान धारा 39 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी के लिए देय अंशदान में नियोजक द्वारा संदेय अंशदान और कर्मचारी द्वारा देय अंशदान दोनों सम्मिलित होगा। नियोजक द्वारा अंशदान धारा 40 के अनुसार मुख्य नियोजक अपने सभी कर्मचारियों के अंशदान को पहले स्वयं अदा करेगा, चाहे कर्मकार सीधे उसके द्वारा नियोजित है या किसी तात्कालिक नियोजक द्वारा नियोजित है। यानी कि जो भी इंडस्ट्री किसी कर्मचारी को सैलरी प्रोवाइड करती है उसमें से जो अंश बीमे की राशि के लिए जमा किया जाता है, तो जितना अंश होगा वो पहले नियोजक द्वारा स्वयं जमा किया जाएगा और उसके बाद ही इसके कर्मचारी के सैलरी से उसका डिडक्शन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, उनके कृत्य और कर्तव्य। निगम अपनी स्थानीय अधिकारिता में उतनी संख्या में जितनी वो उचित समझे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा। दूसरा, अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत किसी विवरण पत्र में दिए गए किसी विवरण की यथार्थता की जांच करने के संबंध में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी। पहला, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जो भी सूचनाएं आवश्यक हों उनकी मांग नियोजक से करना, एम्प्लॉयर से करना। दूसरा, किसी नियोजक द्वारा अपने अधीन रखे गए किसी कार्यालय, संस्थापना, कारखाना या परिसर में प्रवेश करने के संबंध में। तीसरा, किसी नियोजक या प्रभारी व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा करने के संबंध में कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के भुगतान के संबंध में कोई लेखा, पुस्तिका या अन्य अभिलेख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना। अब अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सुविधाएं देख लेते हैं। चिकित्सा प्रसुविधा धारा 56 के अनुसार प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार का सदस्य चिकित्सा प्रसुविधा उसके परिवार वालों को भी दे बनाया गया है, यानी कि उसके परिवार को भी चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं। प्रसूति प्रसुविधा, कोई भी बीमाकृत नियोजित स्त्री प्रसुविधा का दावा प्रसव काल के लिए जो कि लाभ की अवधि में आता है कर सकती है, बशर्ते 13 सप्ताह से कम का उसका अंशदान दे नहीं है। यानी कि उसको अंशदान करते हुए 13 सप्ताह से कम का समय नहीं हुआ है, तभी उसको इसका लाभ मिल सकता है। वो प्रसूति प्रसुविधा पाने की दावेदार हो सकती है। यदि प्रसव काल के पश्चात 6 सप्ताह की अवधि में महिला का देहांत हो जाता है और नवजात शिशु जीवित रहता है, तो वही उसी अवधि में लाभ पाने का अधिकारी होगा। यानी कि नवजात शिशु जो होगा उसको इस फैसिलिटी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चा भी उसी अवधि में मर जाता है तो बच्चे की मृत्यु के दिन को मिलाकर वह व्यक्ति उस लाभ को पाएगा। बीमे की राशि उस व्यक्ति को मिलेगी जो बीमाकृत स्त्री द्वारा नियमों के अनुसार मनोनीत किया गया था, यानी कि जिसका नॉमिनेशन इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त किया गया था। विवादों और दावों का न्याय निर्णय, कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन। कर्मचारी बीमा न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए कर सकती है जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा। उसमें उतनी संख्या में न्यायाधीश होंगे जितने की राज्य सरकार उपयुक्त समझे। न्यायाधीशों की अहर्ता संबंधी निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति न्यायाधिकारी है या रह चुका है। दूसरा, वो 5 साल का अनुभव प्राप्त विधि व्यवसायी है, यानी कि लॉ प्रोफेशनल है। और लॉ प्रोफेशनल ऐसा जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम। राज्य सरकार 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया के लिए एक ही क्षेत्र के लिए 1 या 2 बीमा न्यायालय स्थापित कर सकती है। अब कार्यवाहियों का प्रारंभ, किसी भी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर होगा, जिसे वाद कारण उत्पन्न होने से 3 साल की अवधि तक दिया जा सकता है। विहित अवधि के बाद आवेदन का स्वीकार करना न्यायालय का विवेक अधिकार है। यानी कि
3 साल की अवधि तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन 3 साल की अवधि के बाद भी इस आवेदन को स्वीकार करना यह न्यायालय के विवेक पर, डिस्क्रिशन पावर पर निर्भर करता है। अब है कर्मचारी बीमा न्यायालय का अधिकार। धारा 78 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में इसे सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, जिसमें है पहला, गवाहों को बुलाना तथा उनकी उपस्थिति बाध्य करना, यानी कि कंपलसरी करना, उन्हें हर हालत में उपस्थित होना होगा गवाहों को, अन्यथा उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी। दूसरा, शपथ दिलाना एवं साक्ष्य का अभिलेख प्रस्तुत करना। तीसरा, अभिलेखों की खोज और प्रस्तुतिकरण को बाध्य करना। फिर है उच्च न्यायालय को संदर्भित करना। धारा 81 में कर्मचारी बीमा न्यायालय किसी विधि संबंधी प्रश्न को उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए संदर्भित कर सकता है, यानी कि इसमें जो हमारा इसके प्रोविजंस में दिया हुआ है, कर्मचारी बीमा न्यायालय का जो अधिकार दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा मैटर आता है जहां पर कर्मचारी बीमा न्यायालय को विधि के अनुसार कोई निर्णय देने में किसी तरह की परेशानी या अनिश्चितता का भाव पैदा हो रहा हो, तो वो उस मैटर को उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में भी रेफर कर सकता है। ये बीमा न्यायालय को अधिकार है, वो उसे हाई कोर्ट में भी रेफर कर सकते हैं ऐसे मामले को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अपना अगला अधिनियम कवर करेंगे, घातक दुर्घटना अधिनियम 1961 को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।